बच्चों, आज हम आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है पद परिचय। परिचय से आप वाकिफ हैं, परिचय आप जानते हैं, देते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं। पद परिचय क्या है, ये पद क्या है? तो जो हम शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे रमेश, विद्यालय, पुस्तक, पढ़ता, ये सब स्वतंत्र रूप में शब्द हैं। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, जैसे रमेश विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है, तो अब यही शब्द से हमने वाक्य बनाया है, इन्हीं शब्दों से हमने वाक्य बनाया है। लेकिन अब ये शब्द नहीं है, अब ये पद। तो आइए हम पद परिचय की परिभाषा देखें। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाने लगते हैं। इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। परिभाषा स्पष्ट है। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो शब्द नहीं रह जाते, ये पद कहलाने लगते हैं। और इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय। अब ये व्याकरणिक परिचय आपको थोड़ा कठिन शब्द लग रहा होगा। व्याकरणिक परिचय माने उस शब्द का लिंग, वचन, कारक और स्थिति, इन सब को बताना ही व्याकरणिक पद परिचय है। तो ये ध्यान में रखिए। अब ये व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में रखी गई हैं, वो दो तरह की हैं। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित शब्द। और अविकारी के अंतर्गत आते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी किसी किसी किताब में मिलेगा अव्यय। तो अव्यय में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से कुल 8 व्याकरणिक इकाइयां हैं जिनका हमें पद परिचय देना होता है। अब पद परिचय का पहला जो भेद है वो है संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो आइए हम इसे जानें कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें आपको पद परिचय में लिखना होता है। तो पहला है संज्ञा का भेद। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हीं तीनों में से कोई एक लिखना होता है। कुछ विद्वान 5 भेद मानते हैं संज्ञा के, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, आप चाहें तो उसे भी नोट कर लीजिए। तो ये कुल मिलाकर 3 कहिए या 5 भेद संज्ञा के हैं, जिनमें से किसी एक का आपको उल्लेख करना है। तो ये पहले हो गया भेद। फिर दूसरा हो गया लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इसमें से कोई एक लिखना है। फिर वचन, एक वचन और बहुवचन लिख देना है। फिर कारक। अब ये कारक कुल 8 हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कुल कारक हैं। तो ये जाने रहिए। और 5वां पॉइंट है क्रिया के साथ उस शब्द का संबंध, ये आपको लिखना है। तो ये कुल 5 पॉइंट इसमें आते हैं जो आपको पद परिचय में लिखना होता है। अब एक उदाहरण देखिए। राधा पत्र लिखती है। अब इसमें रेखांकित ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो आप देख लीजिए, रेखांकित है पत्र। तो पत्र जातिवाचक संज्ञा है, तो हमने लिख दिया, पत्र लिखा, उसके आगे लिखा संज्ञा जातिवाचक। आप चाहे तो सीधे भी लिख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। पत्र पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग लिख दिया। एक वचन है, एक वचन लिख दिया। अब कारक पहचानना। कर्म कारक है, क्रिया का प्रभाव जो उस पर पड़ता है, क्रिया के होने का प्रभाव। तो लिखती है क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है? पत्र। तो यहाँ पत्र कर्म कारक है।
और लिखती है क्रिया का कर्म। ये हो गया संबंध, पांचवा पॉइंट, क्रिया के साथ संबंध। ये हमें बताना बहुत आवश्यक है कि लिखती है क्रिया का कर्म। अगर मान लीजिए कि हम इसको रेखांकित किए होते, राधा को अगर रेखांकित किया गया होता तो ये राधा भी संज्ञा शब्द है, लेकिन अब ये जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति विशेष से केवल इंसान या आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं, किसी भी प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, जैसे इलाहाबाद, तो ये विशेष शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये जाने रहिए, ऐरावत चेतक घोड़े का नाम था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक सब घोड़े का नाम नहीं है, तो चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर राधा शब्द रेखांकित होता तो यही हो जाता संज्ञा व्यक्तिवाचक। अब पुल्लिंग ना होता, राधा स्त्रीलिंग है, तो यहां स्त्रीलिंग हो जाता, और एक वचन ही होगा, वचन नहीं बदलेगा। और कर्म कारक की जगह पर क्या चेंज होता? अब ये कर्म कारक नहीं है, राधा लिख रही है, तो क्रिया को जो करता है वह कर रहा हो, जो क्रिया को या क्रिया जिससे हो रही हो वो कर्ता कारक कहलाता है। तो ये राधा कर्ता कारक है, कर्म की जगह पर ये कर्ता कारक हो जाएगी। और लिखती है क्रिया का कर्ता, यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम संज्ञा शब्द का पद परिचय दे रहे हैं, तो पहली बात तो ये आपको इस पद परिचय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम कैसे जाने कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो इसको जानने का एक आधार बनाइए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि संज्ञा किसको कहते हैं? किसी स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब भी कोई नाम आए, पत्र वस्तु का नाम है, राधा व्यक्ति का नाम है, माने ये संज्ञा शब्द है। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप पद परिचय को सही तरह से पहचान कर लिख सकते हैं। तो ये संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब हम जानेंगे सर्वनाम शब्द का पद परिचय किस प्रकार से देना है। पहले इस संज्ञा की तरह इसमें भी भेद, संज्ञा के 3 या 5 भेद बताए गए थे, इसमें 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। कुल 6 भेद हैं, इनमें से कोई एक का आपको उल्लेख करना है। पुरुषवाचक के विषय में जान लीजिए कि इसके उपभेद का भी उल्लेख करना है अगर पुरुषवाचक पूछा गया है तो, और ज्यादातर यही पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, हम, हमें, इस तरह के एक वचन में मैं का रूप चलता है और बहुवचन में हम का रूप चलता है। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तुझे, तुम सब, तुम लोग, इस तरह के जो आते हैं, आप भी इसमें आता है। आप आदर सूचक शब्द है तो आपका भी मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन, वक्ता न अपने लिए न श्रोता के लिए बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो कहता है वह अन्य पुरुष। इसमें वह एक वचन में, वे बहुवचन में, इस तरह के रूप चलते हैं। वह, वे, उसे, उन्हें, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कोई एक लिखना है, वचन एक वचन या बहुवचन लिख देना है जैसा प्रश्न में होगा। कारक वही बातें फिर से, कर्ता, कर्म, करण आदि जो हमने बताया था संज्ञा वाले, वही उन्हीं में से कोई एक कारक लिखना है। क्रिया से संबंध भी बताना है इसमें, तो वही 5 पॉइंट लगभग वैसे के वैसे ही इसमें भी हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा कि कर्ता और कर्म यही दो कारक हैं जो प्रायः बिना अपने विभक्ति चिन्ह के होते हैं, परसर्ग के होते हैं। बाकी जितने कारक हैं, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, संबंध हो, ये सब प्रायः अपने परसर्गों के साथ, विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं। तो इनको आपको छोटी कक्षाओं में बताया गया है। उन विभक्ति चिन्हों के आधार पर आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। केवल ये दो, कर्ता और कर्म, कभी कभी विभक्ति चिन्ह के साथ होते हैं और कभी कभी बिना विभक्ति के होते हैं, तो इनको पहचानना होता है। और क्रिया से संबंध बता देंगे, आपके पूरे पॉइंट हो गए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब एक उदाहरण देखिए, मैंने उसे समझा दिया। अब इसमें रेखांकित क्या है? उसे। अब ये उसे को हमने रेखांकित कर रखा है, तो इसका हम पद परिचय देंगे तो उसे लिख देंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे सर्वनाम। अब ये उसे किसमें आएगा? न वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, न श्रोता के लिए, बल्कि ये थर्ड पर्सन, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसको हम उभय लिंग लिख दिए। ये ध्यान में रखिएगा कि ये उसे समझाना, ये हो सकता है लड़की भी हो या लड़का भी हो, तो ये उभय लिंग शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है, और समझा दिया क्रिया का कर्म, समझा दिया क्रिया का कर्म। तो इस प्रकार अब अगर यही उसे की जगह पर मैंने होता, मैंने रेखांकित होता, तो मैं किसके लिए आया? उत्तम पुरुष, मेरे लिए, और इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि कर्ता कारक है। तो अगर मैंने का पद परिचय देने को आए तो सर्वनाम तो रहेगा, लेकिन अन्य पुरुष की जगह पर अब ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। और उभयलिंग, एक वचन, कर्म कारक की जगह पर अब ये कर्ता कारक हो जाएगा, और समझा दिया क्रिया का कर्ता हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आता है सर्वनाम शब्द का। जब परिचय आपको देना हो तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी है छोटी कक्षाओं में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी, तो जैसे ही यह, वह, वे, उसे, इस तरह के शब्द आएंगे तो आप जान जाएंगे कि इन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर हुआ है, तो ये सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह सर्वनाम शब्दों के इन भेदों के आधार पर आप इसे लिख लेंगे। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में अगले व्याकरणिक कोटियों की चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।